सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम टाइम ज्ञान। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल एग्जाम टाइम ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो MSCET की एग्ज़ाम्स है, मतलब जो MSCET का मैंने पिछले वीडियोस में मैंने MSCET के प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे। तो वो पेपर्स के बाद बहुत सारे जनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कैसे पढ़ाई करें MSCET के लिए या कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं अटैम्प्ट नहीं किया हूँ MSCET, तो मेरे को उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं सोचा किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए कि जिन्होंने 95+ परसेंटाइल स्कोर किए हों MSCET एग्ज़ाम में। तो हमारे साथ है शिवम चतुर्वेदी, जो कि मुंबई से हैं। तो हम चलते हैं उनके पास और सारी डिटेल लेते हैं, सारी इंसाइट्स जानते हैं कि कैसे हम कितना अच्छा स्कोर कर पाए। तो शिवम, आप अपने मतलब कुछ बेसिक क्वालिफ़िकेशन बताइए, या आपने मतलब कहाँ से स्कूलिंग की है अपनी, वो वगैरह वगैरह, तो आप बोलिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी, जैसे कि नंदन भाई ने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बता मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो 10th पास आउट किया है ऑब्वियसली, फिर मैंने MSCET एग्ज़ाम दिया तो 10th में मुझे कुछ 80% आए थे, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड से था, यानी कि SSC हम कहते हैं। और मुझे आए थे कुछ 78%। और मैंने स्कूलिंग महाराष्ट्र इंग्लिश हाई स्कूल से की है, यानी 10th तक। और यहाँ पर मुंबई में अगर आप 10th के बाद जाओगे तो वो जूनियर कॉलेज होता है। तो जो मेरा कॉलेज था, यानी जूनियर कॉलेज, मैंने माउंट कार्मल जूनियर से किया था। और MSCET में मैंने स्कोर किए थे 97.25 परसेंटाइल, यानी मुझे कुछ स्कोर इतना याद नहीं, बट फिर भी 140 या 150 के बीच में मुझे स्कोर आया था आउट ऑफ 200 इन MSCET। और मेरा ग्रुप था PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सो आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी हमारे भाई की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई कोचिंग ली थी MSCET के लिए। बेसिकली 12th साइंस में तो सभी कोचिंग लेते हैं, बट MSCET के लिए क्या आपने अलग से कोचिंग ली थी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि MSCET ये ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप 12th बोर्ड दे रहे हो, यानी महाराष्ट्र बोर्ड का, तो आपका आधा प्रिपरेशन वहीं पर ही हो जाता है। मतलब सिर्फ 12th का सिलेबस आता? हाँ, और मतलब 11th का भी आता है, बट वही स्टेट जो गवर्नमेंट टेक्स्ट में रहता है उसी से आता है। 11th के कुछ पोर्शन आते हैं, सिलेक्टिव चैप्टर्स रहते हैं, उसकी लिस्ट आपको दे दी जाती है। तो जैसे आपको बता दूं कि हमारे गुजरात में ऐसा होता है कि जो गुजसेट के मार्क्स रहते हैं उसमें मतलब माइनस मार्किंग रहती है। क्या वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पॉजिटिव यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। सो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, कि आपकी MSCET के पढ़ाई के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, या कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या टाइम मैनेजमेंट रहता था आपका, कि मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं स्कोर कर पाते इसमें, तो ऐसा क्या टाइम मैनेजमेंट था, कौन सी बुक आपने रिफ़र की थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा MSCET जो एग्ज़ाम था वो एक्चुअली होने वाला था अप्रैल, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हो गया था। तो वो हो गया था अक्टूबर में, उसे हम पोस्टपोन किया था। तो तभी हालांकि ऐसे थे, घर पे लोग बैठे रहते थे, तो कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था, ऐसा। तो आपके लिए ये कौन सा पॉइंट था, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, तो आपके लिए ये लॉकडाउन का जो टाइम मिला था आपको, ये क्या आपने पॉजिटिव में लिया या नेगेटिव में लिया? नहीं, पॉजिटिव में लिया मैंने। मतलब देखो, मैं ऐसा भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरा 10 घंटा पढ़ाई किया, बट फिर भी जहाँ तक मुझे टाइम मिलता था लॉकडाउन में, वो 3 घंटा 4 घंटा मैं कर लेता था। क्योंकि मेन चीज़ क्या थी कि हमें कोई फिक्स डेट नहीं मिली थी एग्ज़ाम की, कि हाँ हम एक पर्सपेक्टिव से पढ़े कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम डेट ये एग्ज़ाम पे है, तो इसलिए कंफर्म डेट तो हमें इतना वो हो नहीं रहा था कि कब पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, एग्ज़ाम का भी वही नहीं पता था। ओके। तो फिर मैंने
क्या किया, जब एग्ज़ाम की डेट्स आ गई मेरी कुछ 7 अक्टूबर की थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि देखो फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि फिजिक्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ध्यान देता हूँ। MSCT 200 मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की। हाँ, जहाँ आपको 50 मार्क्स फिजिक्स के होते हैं और 50 मार्क्स केमिस्ट्री के एंड 100 मार्क्स बायोलॉजी या मैथ्स, जैसा भी आपका ग्रुप हो। मतलब बेसिकली जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का रहेगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, मुझे फिजिक्स इतना नहीं जमता था, वीक था मेरा फिजिक्स, तो मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ध्यान दिया। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि मुझे समझ लो केमिस्ट्री नहीं आ रहा है तो मैं केमिस्ट्री पे ध्यान देते बैठता हूँ और जो मुझे आता है वो मैं छोड़ देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ, तो उसका जो आपका रहेगा वो तो ऑलरेडी ड्रॉप हो गई, जो आपका वीक है, और जो अच्छा है होगा तो आप उसे ध्यान नहीं दोगे तो उसका भी मार्क जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है, जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम अभी 1 महीने में है, काफ़ी टाइम कम है, तो आप क्या करो कि जो आपका अच्छा है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उस पर ही फोकस करो। वीक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ ही दो, जितना आता है उतना कर। ना ऐसा ही बात है, मतलब उसमें भी जो अपने चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो सब्जेक्ट में भी वो अपने को करना चाहिए इन शॉर्ट, मतलब हाँ, जो भी आपको इजी लगता हो उसका आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना, वो गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब मेरी स्ट्रेटेजी थी। अब आगे का पार्ट है कि मतलब कोई भी, आपने जैसा कि बोला कि 12th का ही सब्जेक्ट आता है उसमें, मतलब 12th का मैक्सिमम पोर्शन आता है जैसा कि आपने बोला, तो उसमें आपका जो टेक्स्ट बुक वगैरह से रिवाइज करना रहता था उसमें में से MCQ टाइप बन के आते होंगे। नहीं देखिए, पहले आपने बोला भी था कि आपने कौन सा बुक रेफर किया था। हाँ हाँ, मैंने ये सवाल पूछा था। तो हाँ, तो मैंने बोल नहीं पाया, सॉरी। तो देखिए मैंने MSCT की जैसे काफ़ी बुक आती है, तो जहाँ तक मुझे पता है सबसे बेस्ट जो पब्लिकेशन है वो मार्वल की है। वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQ मिलेंगे जो काफ़ी इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने तो मार्वल ही यूज़ किया। ऐसा बाकी काफ़ी पब्लिकेशन से आप यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रॉम माई ओपिनियन आई वुड टेल टू टेक मार्वल, जैसा कि आपने मार्वल का नाम लिया, जो मार्वल पब्लिकेशन है वो आई थिंक यहाँ हमारे गुजरात में भी जो रहता है सिस्टम, उसमें मार्वल्स की बहुत सारी बुक आती है, तो ये पब्लिकेशन यहाँ पे भी काफ़ी रेप्यूटेड मतलब मानी जाती है, तो वो बेस्ट पब्लिकेशन है यहाँ की, मतलब बेस्ट बुक में से एक आती है। जी, जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसके लिए आई थिंक वो काफी मेरे नहीं बढ़िया रहता है, बढ़िया। हर एक चीज कवर हो जाता है, जो भी आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट में दिया है, काफी चीजें उसमें कवर हो जाती है, और अगर आप उसी में से प्रिपरेशन करोगे और आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपने चैप्टर्स कितने बार रिवाइज किए थे? जो आपका पोर्शन था उसमें, जो आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट थे, तो उसमें आपने रिवीजन कितनी बार मारा था? क्योंकि बेसिकली जो एक बार पोर्शन रहता है वो अपना 12th के एग्ज़ाम के टाइम कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जो तो वही बात है। एक्चुअली जब भी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया था, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, बट बोर्ड्स के टाइम मैंने पूरा चैप्टर्स पढ़ के गया था, मैंने ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली पूरा हो ही गया था पढ़ के। अब मुझे पढ़ना था जो था वो 11th का सब्जेक्ट था, ठीक है, 11th के जो भी चैप्टर्स थे। पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, एक पॉइंट, कि 11th पे भी इतना फोकस मत कर, क्योंकि 20% जो है वो 11th से आता है, 80% 12th से आता है। अब मे भी अभी चेंज हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे टाइम बच गया। तो आपको एक बात बताइए, जिस सब्जेक्ट जिस स्टैंडर्ड के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे ना। सही बात है, क्योंकि जो बेसिकली अपना स्कोर होता है, जो स्कोर होता है उसमें मतलब जो अपने वो चैप्टर्स आते हैं उससे ही अपने मार्क्स ज़्यादा स्कोर होते हैं, और बेसिकली
जैसा कि हमारे JEE या नीट की तरह नहीं है कि पूरा 11-12 आएगा आपका। वही तो इसलिए मैं बोला आप देखिए, अगर काफी लोग ये भी पूछते हैं कि कहाँ से आता है क्वेश्चन, क्या होता है MSCT का, तो आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो आपका स्टेट टेक्स्ट बुक है उसमें से हर एक क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप रीडिंग करिए। जैसे अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो आप उसमें रीडिंग करिए, ठीक है। और फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। तो इसका आप एक मतलब मेरे को टफ लेवल बता सकते हैं, जैसे कि एक हार्ड रहता है JEE जैसा, आपको पता होगा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो हार्ड रहता है, नीट हार्ड रहता है, आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं आपको पता होगा। तो इसका भी कोई एक लेवल होगा कि इतना हार्ड है इतना हार्ड है, क्या अगर कोई बंदा नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो ये क्लियर कर पाएगा? ऑब्वियसली क्लियर कर पाएगा। क्यों? देखिए मैंने अटेम्प्ट किया है एग्जाम, तो काफी जो बायोलॉजी के क्वेश्चन वो नीट के ही आए थे, रिपीटेड क्वेश्चन आए थे नीट के क्वेश्चन MSCT में। तो दे आर द मिक्स ऑफ JEE एंड नीट लेवल की अगर आप बात करेंगे तो मीडियम में हो सकता है। क्यों मीडियम में मेन चीज जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ अगर नीट का प्रीवियस ईयर हम पेपर रिवाइज मारेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ये एग्ज़ाम के लिए? ऑब्वियसली होगा। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली हो ही, तो इसमें कोई बात कर सकते। तो जैसा कि जहाँ तक मेरे को पता है आपका एक YouTube चैनल भी है, नाटक नगर करके है, अभी आप सभी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके इनके कंटेंट देख सकते हैं। तो लॉकडाउन में भी आपने कंटेंट बनाए थे जहाँ तक मेरे को पता है, तो वो टाइम पे आप पढ़ाई भी मैनेज कर रहे थे, वो भी मैनेज कर रहे थे, तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो फंडा है ना वो बहुत सारे जनों से नहीं हो पाता। मेन जो अपना एग्ज़ाम का क्लियर ना हो पाना, तो ये उसका रीज़न रहता है। तो एक आप टाइम मैनेजमेंट की जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए आप कुछ बोल सकते हो कि मतलब कितना पढ़ना चाहिए या कितना सफिशिएंट रहेगा, या कितना अगर आपको लाना है एक अल्टीमेट लेवल तक, तो एक टाइम टेबल टाइप आप बोल सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ अब अगर आप पूछेंगे कि MSCT में कितना स्कोर लाएंगे तो अच्छा मतलब होगा, तो आई थिंक आप 140 के आगे ही लाओ, इतना कोशिश करना। इट डिपेंड अपॉन योर आप कैसे पढ़ते हैं, तो ऐसा मैं बता। और अगर आपने टाइम टेबल की आगे टाइम मैनेजमेंट, तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं जो वीकेंड्स होते थे ना, यानी कि सैटरडे या संडे, हाँ, तो उसी टाइम में मैं वीडियो बनाता था। बाकी जो वीकेंड्स रहते थे उसमें मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। एंड ऐसा नहीं है कि वीकेंड्स में जो भी पूरा दिन वीडियो बनाता था, कुछ वहाँ पर मैं स्लॉट्स दे देता था, जैसे कि मैंने सुबह पढ़ाई कर लिया तो दोपहर को मैं वीडियो बना लेता था। ओके, ऐसा था। तो बेसिकली एक वीडियो में आपका 1 से 1.5 दिन तो चला जाता होगा आराम से। हाँ, if you will include that editing part, तो 1-2 दिन तो ऑब्वियसली चला ही जाता है। एंड टाइम मैनेजमेंट तो स्टूडेंट है ऊपर करता है, हर एक का टाइम अलग होता है। तो जैसे कि मैंने अगर अभी आपको बता दिया कि मैं ऐसा करता था, तो आप वो लेके बैठ जाओगे हाँ मेरे को ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं। ये बेसिकली अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज आती है यहाँ पे जो रहता है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज आती है कि सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके लाइफ में मतलब काम अलग है, तो वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना रहेगा वो जगह पे। हाँ वही, अगर मैं अभी आपको समझ लो आप जितने जन देख रहे, अगर मैं आपको टाइम टेबल बता दूँ तो आप एक स्टिक हो जाएगा, उस चीज तक हो जाएगा कि हाँ ये इन्होंने इतना लाया था टाइम, तो मुझे भी लाना है, इनके हिसाब से ही करना। ऐसा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जैसा आपको टाइम होगा उस हिसाब से करिए, जितना आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से करिए, ठीक है।
तो अभी आपने MSCET क्लियर कर लिया, अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? राइट नाउ अभी मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। ओके बैचलर इन फार्मेसी जो बोलते हैं, तो वो मैं अभी HA कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कर रहा हूँ, जो कि मुंबई में है। ओके ओके। तो मतलब जो आने वाले बच्चे हैं जिनको मतलब बी फार्म में जाना है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, या मतलब कौन सी कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगी, कितने मार्क्स पे? See, we are from Mumbai, तो यहाँ पर बी फार्मेसी के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है काफ़ी लिमिटेड है, एंड जो भी लिमिटेड कॉलेज है उनके कट ऑफ बहुत हाई है, और मुझे भी नहीं मिला क्योंकि 97 मेरा भी परसेंटेज मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके वही कट ऑफ भी 90 रहते हैं, मतलब उसके आगे वो नहीं जाता, जैसे मतलब उससे कम नहीं होता, 97 95 नहीं होता। तो मुंबई में लिमिटेड कॉलेज है बी फार्मेसी के लिए, और प्रिपरेशन तो आपको देखिए, अगर आपको MSCET दे रहे हैं आप, तभी आपका एग्जाम आप एलिजिबल है बी फार्मेसी के एडमिशन। तो मतलब कंपलसरी ये देना, अगर आपको बी फार्म करना है तो कंपलसरी ये देना। हाँ, MSCET देना आपको जरूरी, महाराष्ट्र में अगर आप। तो आपके अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि मतलब बी फार्म करके आप या कोई बड़ी कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आप बी फार्म करके कोई मतलब एक रेप्यूटेड कंपनी में एज अ रिसर्च फील्ड भी आगे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं? आपका मतलब वो होगा विज़न? देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें सुना हूँ, जैसे अभी मैं भी किसी को बोलता हूँ कि मैं फार्मेसी करता हूँ, तो काफ़ी लोग यही प्रिटेंड कर लेते हैं कि हम दुकान खोलेंगे और दवा बेचेंगे, सबको यही लगता है। बट फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दुकान खोल के बैठ गए बस, ऐसा कुछ नहीं, केमिस्ट शॉप खोल के बैठ गए ऐसा कुछ नहीं। आप काफ़ी सारे फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब एक मेडिकल शॉप से भी आगे फ्यूचर है, मेडिकल शॉप से भी आगे फ्यूचर है इसमें काफ़ी। आई थिंक उससे अच्छा फ्यूचर आपका बन सकता है, अगर आप एक बार आप बी फार्मेसी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि जो भी आप कॉलेज ज्वाइन करो, वहाँ पर बताएंगे कि आपको कितने फील्ड्स है, कहाँ का आपका स्कोप है बी फार्मेसी से, तो वहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ जाना चाहते हो, मार्केटिंग में यानी कि दुकान खोलना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, काफ़ी चीज़ें हैं, जर्नलिस्ट एज जर्नलिस्ट, ये सब है। क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब जो अपने सोसाइटी की थिंकिंग है कि बी फार्म करते हैं तो मतलब चल मेडिकल शॉप खोल के बैठेगा, क्योंकि मैं अपने मोस्ट ऑफ सोसाइटी की थिंकिंग यही देखा हूँ। वही मैं आपको जैसे कि बताया, काफ़ी जन मुझे भी मिलते हैं मुझसे कि हाँ मतलब आप कैसे शॉप खोलोगे है ना, तो वो एक अकेला फील्ड है, उसमें स्कोप नहीं है बी फार्मेसी में। जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है बी फार्मेसी में आप सबसे बढ़िया आप कर सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, वहाँ पर आगे अगर आप और मास्टर्स करेंगे उसमें, तो आपको जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बनती है, तो वहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। और जैसे कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, जो कि अभी कोरोना का वैक्सीन बनाया है, हाँ वहाँ ये पर आपको अच्छा सा जॉब मिल, तो काफ़ी देखिए, अब मैं जैसे कि आपको पता है काफ़ी स्कोप है बी फार्मेसी में। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट कि आप केमिस्ट शॉप खोलो बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वाइड है, स्कोप वाइड है, मतलब बहुत सारे एरियाज फील्ड है जो जिसमें आप जा सकते हो। जो भी अगर स्टूडेंट देख रहा है जिसको अभी बी फार्मेसी करना है, तो अगर वो मेरा अगर ओपिनियन जानना चाहता है तो आई विल सजेस्ट
आप सिर्फ बी फार्मेसी करके मत बैठ जाओ, आपको मास्टर्स करिए आप, देन डू PhD मतलब फार्मेसी में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। लॉन्ग टर्म है थोड़ा सा ये कोर्स, बट आगे जब आप थोड़े 30 या 25 जो भी आपका एज है उसमें अगर आप आएंगे, PhD कर चुके होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप बी फार्मेसी करके सिर्फ रुक मत जाइए, अगर कोशिश कर सकते आगे बढ़िए, मतलब अगर फैमिली कंडीशन सब साथ दे रही है तो आगे भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कि आपने डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड किए थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो हमारी 11th 12th या कॉलेज की लाइफ रहती है तो उसमें हमारे बहुत सारे मतलब डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे मार्क्स पे एक फ़र्क आता है। तो वो आपने कैसे अवॉइड किए थे अपने टाइम पे? मेन चीज़ जो आजकल लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है वो मोबाइल फोन। काफ़ी बच्चे समझ जाते हैं मैं 2 मिनट का मोबाइल देखा तो अंदर से एक घंटे से आती है किसी का, तो मुझे वो मैसेज चेक करना है, ठीक है। सही बात, सही बात। ये होता है आजकल के यंग जनरेशन। तो व्हाट मैं क्या करता था कि देखिए आपने आप सारे जब इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे तो कभी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्टिविटी टाइम दिखाया जाता है। हाँ हाँ, दिखाता है। हाँ, तो मैं क्या करता था कि जो वो एक्टिविटी टाइम है ना वहाँ पर एवरेज कैलकुलेशन करके दिखाता था कि मान लो आपने आज 15 मिनट यूज़ किया इंस्टाग्राम या 1 घंटा, जो भी जैसा आप यूज़ करते हो। तो मैंने गोल क्या बनाया था कि इन वीक मेरा एवरेज जो है इंस्टाग्राम यूज़ करने का वो 15 मिनट से कम ही रहे। तो पूरे वीक का एवरेज, ऐसा नहीं कि पर डे का। तो आप समझ लीजिए कितना मैं कम यूज़ करने लगा। एक आप अपना गोल बनाइए, एक लिमिटेड टाइम रखिए, बेसिकली एक लिमिटेड टाइम रखिए वहाँ पे आप। हाँ, तो एक अच्छा फीचर दिखता है इंस्टाग्राम में कि आपका एक्टिविटी टाइम मालूम पड़ता है। तो जैसे कि आप कुछ गोल रख देंगे ना, इंसान ऐसा चीज़ अगर आप कुछ गोल रख देंगे, अगर आपको करना है तो यू विल डू इट, कुछ भी हो जाए या वो इंस्टाग्राम में कुछ भी हो। तो डिस्ट्रैक्शन जो भी था ये मोबाइल का मैंने इस तरह हटाया, बाकी और तरीके की तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन की नहीं। एंड वो डिफर करता है हर एक पर्सन कि आपका कौन सा डिस्ट्रैक्शन है। मान लो अगर आपको खेलने जाना है तो यू अवॉइड, मतलब कि आप दूर ही रहिए जितना हो सके। मतलब अगर आप घर पे पढ़ते हैं और आपके बाजू में कोई खेल रहा है, बिल्डिंग का बुला रहा है आपको, तो आई विल सजेस्ट कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, क्योंकि आप वहाँ से दूर हो जाते हो। तो आपको भी अगर खेलने का मन करेगा तो आप सोचोगे कि अरे यार वापस इतना दूर जाना पड़ेगा, तो वो एक बैरियर आ जाता है। तो उससे आप डिस्ट्रैक्शन मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि एक इन्वायरमेंट बना के पढ़िए, इन्वायरमेंट में पढ़िए। बेसिकली सब बोलते हैं ना, जो छोटा बच्चा देखता है बड़े से वो सीखता है, या जो हम इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो टाइप ऑफ आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, या तो आप अपना मतलब एक सेपरेट रूम बना लीजिए, टेबल रख लीजिए। क्योंकि बेसिकली मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मैं अपने टाइम पे भी एक मेरे साथ सीन होता था कि जब बेड पे बैठ के पढ़ता था ना तो आधे घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाता था। मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने एक अपना मतलब अलग सा एक कॉर्नर बनाया, उसमें मैंने एक टेबल रखा, एक कुर्सी रखी। अब आप उतना तो कर ही सकते हो, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप अपनी पढ़ाई के पीछे जब लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो तो देखो ये एक टिप देना फायदे के लिए आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन आवर चैनल एग्ज़ाम टाइम ज्ञान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फिर कभी ऐसे ही मुलाकात होगी। जी, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, जो भी समझा कि मैं कुछ टिप दे सकता हूँ। सो सी या, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।